हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हमारे फर्स्ट सेम का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड 8 का सेम 1 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सब यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आज इसका इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि रेशनल नंबर्स में पहले तो हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स, ऑल नंबर्स, इंटेजर्स एंड रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स में क्या आता है। तो नेचुरल नंबर में वो सारे नंबर्स आते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक आते हैं, जैसे कि 100, 102, 1001, यानी कि जितने भी नंबर्स है 1 से स्टार्ट लेकर एक ज़ीरो को इसमें नहीं काउंट करना है। उसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे अभी सेकंड वन दिया हुआ है ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि प्लस भी है और माइनस भी है, और साथ ही साथ यहाँ जीरो भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ये हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे थर्ड वन है इंटेजर्स। इंटेजर्स में भी -1, 2, 3 और उसके पीछे आने वाले कितने भी नंबर्स हो वो सारे, और प्लस में जो आते हैं वो, और साथ ही साथ ज़ीरो भी इंटेजर्स में आता है। यहाँ पे हमारे लिए एक थोड़ा सा अलग समझने वाली बात है, वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की हम डेफिनेशन कैसे देंगे दोस्तों? तो रेशनल नंबर के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर। यानी कि कोई भी अंक हो, जैसे कि यहाँ पे P अपॉन Q है तो मैं यहाँ पे 2/5 ऐसे लिखूँ तो ये होगा एक रेशनल नंबर। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो Q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 2/5 आया, चलो ये ठीक है, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, बट Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो कभी नहीं आना चाहिए। तो इतना समझ में आया। फिर मैं आगे आपको ले जाती हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लेते ही जा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहला उसका पार्ट आता है क्लोज़र। तो रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एप्लीकेबल है या नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे इसका एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में उसकी कंडीशन कैसी रहेगी वो चेक करना होता है। तो यहाँ पे मैं एडिशनल में उसकी रेशनल नंबर एप्लीकेबल है या नहीं ये चेक करने के लिए 6/9, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 नंबर लिए हैं। आप भी कोई भी लेके आप ट्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6/9 + 2/9 लिए हैं, और नीचे की जो 9 है वो सेम ही लिए हैं क्योंकि हमें गिनती करने में ज़्यादा टाइम ना जाए और समझना भी हमारे लिए इजी रहे। तो यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे कि 6/9 + 2/9 का अगर मैं प्लस करूँगी तो यहाँ पे 8/9 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हम देख सकते हैं। अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे 3/5 - 1/5 तो यहाँ पे भी हमें एक कंप्लीट रेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक से यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीज़न करेंगे तो भी सेम ही कंडीशन होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे C/D, यानी कि जो हम डिवाइड में जो भी नंबर ले रहे हैं रेशनल नंबर, उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वो फुल ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया कि CD हो या PQ हो, वो तभी रेशनल नंबर होंगे कि इन दोनों में से
कभी भी कोई एक ज़ीरो ना हो। तो इतना आया दोस्तों समझ में। ये तो हुई इसके पहला पार्ट। ये अगर समझ में आ गया तो फिर हम हमारा दूसरा पार्ट देखेंगे, वो है कम्युनिटिविटी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे भी हम सेम 4 तरीके से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे कि अगर 2 या 5 प्लस करूँ या 5 या 2 प्लस करूँ तो एक ही होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3/9 और 4/9 इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो देखो ये 3/9 और 4/9 का अगर हम प्लस करेंगे तो 7/9 आ रहा है बच्चों। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे लिया था 4/9 और अब मैं इसे पहले ले रही हूँ तो फिर भी इसका प्लस पे या माइनस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 7/9, यहाँ पे भी वो सेम आंसर है और यहाँ पे भी सेम आंसर है। सेम इसी तरह हमने जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया था तो यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/5 माइनस 3/5 करूँगी तो यहाँ पे -2/5 आएगा। और अगर यहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज की, ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये 3 वाला जो सेंटेंस नंबर है वो मैं आगे ले लूँ और ये जो 1 है जो यहाँ था वो 1 में अगर यहाँ पे पीछे ले लूँ तो हम देख सकते हैं कि ये आंसर एक प्लस में आएगा और एक आंसर ये माइनस में आएगा। तो हम देख सकते हैं कि कम्युनिटिविटी प्रॉपर्टीज़ में जो ये रेशनल नंबर का है कंडीशन वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह मल्टीप्लाई में है एप्लीकेबल। और यहाँ पे हम डिवीज़न में अब चेक करते हैं। तो डिवीज़न में भी क्या होगा कि 6/4 यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 6/4 यहाँ पे 6/4 और 2/3 ऐसे दो नंबर लिए हैं। तो अगर हमने पहले से हम जानते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी नंबर है तो हमें ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है अगर बीच में डिवाइड की निशानी हो तो यहाँ पे हम जानते हैं इस पर रूल कि यहाँ पे 3/6 और 4/2 इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर यहाँ पे मिला है 18/8। और अगर मैंने इस ही नंबर की सिर्फ पोजीशन चेंज करूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा, आंसर मिलेगा इनका पूरा उल्टा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 18/8 है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे 8/18 है। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटिविटी प्रॉपर्टीज़ में एडिशनल में और मल्टीप्लिकेशन में इसकी कंडीशन एप्लीकेबल है और सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में इसकी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सेम उसी तरह इसका थर्ड पार्ट है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज़। तो इसमें भी हम इन चारों तरीके से ही पूरा कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें क्या है कि अगर आपको कोई 3 नंबर रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं, सपोज़ यहाँ पे है A/B, C/D, E/F। तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर मैं पहले A/B करूँ और बाद में C/D और E/F का पहला मैं प्लस करूँ और बाद में तीनों का प्लस करूँ। और यहाँ पे भी इसी तरह किस तरीके से हम देखते हैं कि पहले इन दोनों का करूँ। यहाँ पे A/B और C/D है, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है। तो अगर मैं इनका प्लस करूँ तो जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, मैं 5, यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे है 3/5 और यहाँ पर प्लस करके बाद में है यहाँ पे 2/5। तो अगर मैं इन दोनों का पहले प्लस करूँ, या तो पहले इन दोनों का पहले प्लस करूँ या इसका प्लस करूँ तो इसका आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि अगर मैं पहले 2+5 करूँ या 5+2 करूँ या 7 करूँ, जो भी करूँ तो आंसर तो सेम ही आएगा। मैं 2 रुपये
पहला है मेरे पास और उसमें मैं 5 रुपये नाखूँ और उसके बाद 3 करूँ, तो इन सब का आंसर तो सेम ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि पहले इन दोनों का प्लस हो और बाद में इनका प्लस हो। समझ में आ रहा है? अगर मैं पहले 3/5 करूँ, 3 + 5 करूँगी तो 5 आएगा और उसमें फिर 5 प्लस करूँगी तो 10 आएगा। और ठीक उसी तरह मैं 2 + 5 करूँगी तो 7 और उसमें 3 प्लस करूँगी तो 10 आएगा। तो इस तरीके से इस रूल्स का है कि हमें ऐसे सिर्फ ऐसे डिसाइड करना है कि पहले हमें प्लस करेंगे या माइनस, यानी कि सिर्फ नंबर की प्रोसीजर है उसमें चेंज करना है। ठीक उसी तरह यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे हमने प्लस पहले इस तरीके से किया था और यहाँ पे फिर माइनस यहाँ पे है, इसीलिए हमें यहाँ पे सब में माइनस करना है। ये तो हम जानते हैं। यहाँ पे A/2 प्लस 1/D प्लस E/F हुआ, तो यहाँ पे A/B प्लस C/D और फिर उसका ये दूसरा पार्ट हुआ A/B प्लस E/F। समझ में आ रहा है? अब मैं पता है ना कि पहले जो नंबर आगे होता है उसका काउंट्स में जो भी नंबर हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन का रूल। सेम उसमें भी ऐसे ही है। इसमें तो पूरी कंडीशन एक ही है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ कंपलसरी सब में मल्टीप्लिकेशन होगा ही। तो यहाँ पे भी कंडीशन एप्लीकेबल है। और यहाँ पे डिवीज़न है। डिवीज़न में हम देख सकते हैं कि यहाँ A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F। तो यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर पहले हमने इन दोनों का डिवाइडेड करके बाद में इसको इससे डिवाइड करें या तो फिर इसका पहले करके बाद में इसको करें तो कभी आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे कि हमने आगे देखा कि अगर हम 2 + 5 + 3 करेंगे या 3 + 5 + 2 करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर सेम हो तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी। अगर आंसर सेम नहीं आते हैं मतलब कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे उसके बाद आ रहा है फोर्थ वन है जो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में एडिशनल का सिर्फ एक ही छोटा सा ही रूल है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमें ये जो आगे हमने देखा ठीक वैसा ही है कि यहाँ अगर हमें कोई ऐसे इस तरीके से पूरा कौंस दिया होता है तो हमें पहले क्या करना है, पहला हमें इसका और बाद में इसका इसके साथ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो इस कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ की कंडीशन है वो एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद आते हैं एडिटिव इनवर्ट्स। तो मैं आपको ऐसा होगा, इन्वर्ट्स का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो हमें इसका किस तरीके से इन्वर्ट्स चेंज करना है, तो जब एडिटिव इन्वर्ट्स आए तब आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ किस तरह का चेंज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे P/5 है वो प्लस है तो हमें उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2/5 प्लस है तो अगर मुझे इसका चेंजेस करना है तो -2/5 करना पड़ेगा। इसलिए जब आपको एडिटिव इन्वर्ट्स कहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी निशानी यानी कि जो सिंबल होता है वो चेंज करना है। ठीक उसी तरीके से आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स। तो यहाँ इसमें क्या है, इसमें आपको प्लेस चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सिंबल चेंज करते हैं तो ठीक इसी तरह के यहाँ हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 2/5 है तो हमें -2/5 नहीं करना है लेकिन 5 अप लेना है और उसके बाद जो नीचे है वहाँ पे 2 लिखना है, यानी कि पोजीशन चेंज होगी। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जब एडिटिव इन्वर्ट्स कहेंगे तब क्या करना है, हमें सिंबल चेंज करना है, और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स कहेंगे तब क्या हमें चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है। इस तरीके के सम्स है वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आपको थियोरी के लिए भी इतना याद रखना है। और उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइंस। तो आप सबको पता है कि नंबर लाइन में जो राइट साइड है यहाँ पे सारे प्लस नंबर्स आते हैं और इस साइड जो माइनस है यहाँ जो लेफ़्ट साइड है वहाँ माइनस नंबर आते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन में मुझे
2/5 दिखाना है, आपको यहाँ पे 2/5 दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि 2/5 है, वो कहाँ आएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2/5। तो यहाँ पे 5 के टेबल में तो 2 आता नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट लेके हम 5 यहाँ पे 0 लेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया इसीलिए ये 20 हो जाएंगे। 5 4 जा 20, तो ये 20, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये 0.4। तो अब आप सोचो कि ये 0.4 कहाँ आएगा। ये 0.4, ये सारा जो नंबर है वो पूरा प्लस में है, तो हम ये ज़ीरो से ये जो प्लस वाली साइड है वहीं पे सोचेंगे, इसी में आना चाहिए। तो ये देखो, ये जो 0.4 है वो 0 और 1 के बीच आना चाहिए, क्योंकि वो 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसे दिखाएंगे। तो बच्चों, आप सबको समझ में आ गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कोई भी कन्फ्यूजन और डाउट्स है, हालांकि मैं इसके सम्स भी कराऊंगी, लेकिन फिर भी जब भी जूम मीटिंग हो और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इसे नोट करके रखें और मुझे डेफिनेटली पूछ लें। ओके बच्चों, ये सब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर।